नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं हूँ प्रासु गणधर जैन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है व्यक्ति विशेष में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन के 57 साल राजनीति में सेवा के रूप में इन्होंने उदयपुर जिला की ऋषभदेव पंचायत में 3 बार सरपंच के पद को संभाला और ऋषभदेव में सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया। इन्होंने 1965 में जनसंघ की सदस्यता ली और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। ये ऋषभदेव के पहले ऐसे युवा नेता हुए जिन्होंने अपनी कार्यशैली और विकास कार्यों से जनता को प्रभावित किया और उसके बाद 2 बार और सरपंच के पद को संभाला। अगर इनके कार्यकाल और इनके विकास कार्यों पर गौर करें तो कुछ इस तरह। ऋषभदेव ने प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र को रेफरल हॉस्पिटल के रूप में क्रमोन्नत करवाया, शमशान घाट का नवीकरण करवाया। ऋषभदेव ने तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय बनवाया और पूर्व एमएलए नानालाल आहारी के साथ मिलकर ऋषभदेव बस स्टैंड का पुनः निर्माण करवाया। सरकारी स्कूल को हाई सेकेंडरी स्कूल की मान्यता दी गई। और एक खास बात अगर इनके लिए कही जाए तो ये एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने धर्म में कभी राजनीति नहीं, लेकिन ये राजनीति में हमेशा धर्म करते हैं, अपने धर्म पर कायम रहने वाले राजनेता साहब। मेरी बातों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व उप जिला प्रमुख, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष, ऋषभदेव के पूर्व सरपंच और राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद जी कटारिया के खास कहे जाने वाले खैरोड़ा विधानसभा के दिग्गज नेता श्री सुंदर लाल भणावत। और आज हम इनसे इनके राजनीतिक जीवन और ऋषभदेव के प्रति विकास कार्यों की बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं श्री सुंदर लाल भणावत से। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आपने कब राजनीति को सेवा का क्षेत्र चुनने का निर्णय किया अपने जीवन में? मैं सन 65 में कॉलेज का प्रेसिडेंट था और बीए करके सीधा आया तो राजनीति में रुचि जागृत हुई और वहीं से जनसंघ के संपर्क में आया और मैंने जनसंघ का कार्य प्रारंभ किया। 1965 में जब आपने पहली बार जनसंघ ज्वाइन किया था तब से आपने अपने राजनीतिक सर एक समय था जब आप इस क्षेत्र के युवा नेता के रूप में माने जाते थे, तब आपने कब ये सोच बनाई कि मुझे ऋषभदेव के पंचायत में सरपंच के रूप में सेवा देनी है और लोगों के विकास कार्य को आगे बढ़ाना है ऋषभदेव क्षेत्र में? मतलब यहाँ जब मैं शुरू में राजनीति में रुचि जागृत हुई 65 में, जैसा मैंने बताया जनसंघ की मैंने स्थापना की। उसके पहले यहाँ स्वतंत्र पार्टी और कांग्रेस का जोर था। जनसंघ का कोई नामो निशान उदयपुर को छोड़ के इधर गाँव में था नहीं। तो उस वक्त जनसंघ का मैंने प्रचार प्रसार सारा किया और मेरी भानु कुमार जी शास्त्री, मदन जी धुप्पड़, ऐसे ललित किशोर जी चतुर्वेदी, ऐसे बड़े नेताओं से सीधा उस वक्त संपर्क आया तो मेरी रुचि और जागृत की। और प्रारंभ में मैंने सोचा भी नहीं था और मैंने सन 1967 में विद्या मंदिर नाम से एक प्राथमिक शाला खोल दी और उसको 2 साल मैंने चला। इसके बाद भारतीय शिक्षा प्रचार समिति उदयपुर को मैंने हैंड ओवर कर दिया और वो आज दिन तक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रही है। वर्षों तक उसका मैं अध्यक्ष संचालक सभी रहा और अभी तक भी मैं उसको सारा देख रहा हूँ। मतलब आप अभी भी सेवा कार्यों की ओर अपने उसमें लगा हुआ हूँ। इस उम्र में भी विद्या निकेतन से संबंध भारतीय शिक्षा प्रचार समिति से है मेरा और अभी तक मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। निश्चित है आपकी ये जो सेवा कार्य की भावना है ज़रूर आज के जो नेता हैं उन तक पहुँचेगी। सर जैसा कि आप सरपंच के पद के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में भी जिला लेवल पर आप काम कर रहे हैं, तो आपने दोनों पदों के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया और एक संगठन के रूप में आपने काम किया और एक पदभार भी संभाला, तो इन दोनों के बीच में आप कैसे कॉम्बिनेशन को मेंटेन करते थे? ऐसा है, इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी के पहले 12 साल तक
15 साल तक पंचायत के चुनाव ही नहीं हुए, और जो ही इमरजेंसी समाप्त हुई इसके बाद पंचायत के चुनाव हुए तो सभी साथियों ने मिलकर कि यार तुमको चुनाव लड़ना चाहिए, और मैं चुनाव लड़ा। इसके पहले संगठन का काम करता ही था, जिला मंत्री के रूप में, जिले की कार्यकारिणी के रूप में मैं पहले भी संगठन का काम करता था, और विश्व हिंदू परिषद संघ का विस्तारक के नाते कई बार काम पड़ा, उसमें भी मैंने भाग लिया। और संघ का भी मैं सोचता हूँ कि उसी वक्त 65 संसद के बाद ही जो खेरवाड़ा तहसील में संघ का काम हुआ वो भी उन्हीं दिनों में उसका विस्तार हुआ। इसके बाद 75 में इमरजेंसी लगी, उस वक्त भी कई बार मौका आया कि गिरफ्तारी देने का। यहाँ सुविधा ये थी कि विद्यासागर जी विधायक थे, उनका संबंध जनरल सब लोगों से अच्छा था, तो उन्होंने गिरफ्तार विरोधी दल के लोग होवे ऐसा उनकी मानसिकता नहीं थी। नहीं तो सबसे पहले अगर इमरजेंसी में गिरफ्तारी होती तो मेरी होती, क्योंकि लीडर अपोजिट का मैं था, विद्या निकेतन स्कूल में चलाता था और सबकी निगाह में भी था। परंतु इसके बाद इमरजेंसी में जब दौर चला गिरफ्तारी का, तो मुझे ये कहा गया कि भाई आप अंडरग्राउंड देखे संघ की गतिविधियों का, उस वक्त जनसंघ था, जनसंघ की गतिविधियों का, और आपको सारा अंडरग्राउंड डे के संचालन करना है। तो जो गिरफ्तारी हम देने जा रहे थे वो भी मुझे रोका गया, और उस वक्त अखबार निकलना बंद था, विरोध की बात करना बंद था। एक चिंगारी नामक एक पत्रक निकलता था, तो हमको ड्यूटी दी जाती थी कि भाई रात को जाके दुकानों पे, घरों में डाला ना, किसी को मालूम भी नहीं पड़े कि ये सारा कौन कर रहा है, कुछ नहीं। तो ये भी इमरजेंसी में हमने काम किया, और जो ही मैंने बताया कि इमरजेंसी समाप्त हुई, चुनाव की घोषणा हुई और सरपंच का चुनाव लड़ा, तो मैं अच्छे वोटों से जीता, और कंटिन्यूस 3 कार्यकाल तक मैं सरपंच रहा। इसके बाद महिला सरपंच आ गई, चुनाव नहीं लड़ा। इसके बाद सरपंच में आरक्षण लागू हो गया, तो अपने जो ट्राइबल क्षेत्र का एरिया है वहाँ सरपंच का चेयरपर्सन रिजर्व हो गया कि वो एसटी का ही हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ने का सोचने का सवाल ही नहीं उठता था, और संगठन में जिला उपाध्यक्ष के नाते, उपाध्यक्ष के नाते काम करता रहा। इसके बाद प्रथम चुनाव हुआ, उस वक्त जनता पार्टी बनी, उसमें चुनाव हुआ तो 2.5 साल के लिए जनता पार्टी का हमारा एमएलए बना था। उसमें भी काम करने का अच्छा मौका मिला, तो ये रॉपर हॉस्पिटल उसी दरमियान हम लाए, सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स वो लाए, और विकास की एक कड़ी प्रारंभ हुई। इसके बाद चुनाव में लगातार कांग्रेस का यहाँ जोर रहा। 2003 में जाके नानालाल जी हमारा राज तो बीच में आया, पर विधायक हमारा बन नहीं पाया, तो 2003 में जाके नानालाल जी विधायक बने, और इसके बाद भी राज आया। तो आपने जो भी विकास संभव था, जैसे 132 kV है, ये लाइट का है, ये हमने यहाँ प्रारंभ किया। इसके बाद मिल परिसर है, जो अपना मिल है, जहाँ भी 500-700 मजदूर काम करते हैं। सिद्धार्थ सिंटेक्स नाम की एक वो आया था, और उन्होंने यहाँ मिल चालू किया। उसमें भी सरपंच के नाते जो भी सहयोग देना पड़ता था, उस वक्त सहयोग देने का प्रयास किया। मतलब आपने अपोजिशन में रहते हुए और अपने कार्यकाल दोनों में ही लोगों के साथ जुड़ना और अपने काम को जो भी संभव था वो आपने प्रयास किया, मतलब एक राजनीति के किरदार को आपने बखूबी दोनों ही जगह पर अदा किया, काम किया। सर, जैसा कि खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आपने अपनी पार्टी को एक नेता के रूप में कैसे स्थापित किया, क्योंकि एक समय था जब खेरवाड़ा विधानसभा में क्षेत्र में, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पार्टी कहीं पर भी नहीं थी, तो आपने उसे कैसे स्थापित किया आपकी पार्टी को, और पार्टी को स्थापित करने में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा एक नेता के रूप में, और आपने किस तरह से अपनी पार्टी को किस लेवल पर उसे स्थापित किया इस पूरे क्षेत्र में? ऐसा है कि शुरू में जनसंघ में मेरे अलावा
करीब करीब मेरे से सब छोटे ही कार्यकर्ता नए नए थे और सब मिलके हम काम करते। इसके बाद स्वतंत्र पार्टी का ज्यों ज्यों ह्रास हुआ, कमज़ोर हुई, वहाँ हमने जाना चालू किया। और स्वतंत्र पार्टी के भी जो बुजुर्ग लोग थे, जैसे यहाँ स्थानीय अपन बता दें गेरीलाल जी है, गणेश लाल जी शर्मा हैं, उनसे भी संपर्क करके उनको अपनी पार्टी में लाए। और जहाँ जहाँ कमज़ोर कांग्रेस होती गई वहाँ हम घुसते गए। और आपको मैं बताऊं कि शुरू में हमारा कोई पोलिंग एजेंट किसी चुनाव में बैठ नहीं सकता था। गांव में जाते तो हमको पत्थर मारते थे। हमारी हिम्मत क्या, हम हिम्मत भी करते तो वहाँ हम भाषण नहीं दे सकते थे, वहाँ हम मीटिंग नहीं कर सकते थे। ये आसपास का जितना भी ट्राइबल क्षेत्र है, संपर्क के आधार पे, व्यापार के आधार पे सरपंच बना, उसके क्योंकि वहाँ के भी सरपंच थे, कॉन्टैक्ट के आधार पे हमने घुसने का प्रयास किया। परंतु शुरू में इतनी तकलीफ पड़ती थी क्योंकि यहाँ पहले भी और अभी भी कांग्रेस की जड़ें जमी हुई है वर्षों से। क्योंकि सेवा संघ के माध्यम से यहाँ पूरा रकबे खरवाड़ा विधानसभा, डूंगरपुर और सराड़ा और सारा का केंद्र बिंदु राजनीति का कांग्रेस का इस सदे में ही था। तो हमको इसमें ज़्यादा काम करने की तकलीफ पड़ती थी। परंतु ज्यों हमने सरपंचों के चुनाव लड़ाए, कुछ ट्राइबल क्षेत्र में भी हमारे सरपंच जीत के आए, उसके माध्यम से हमने लगातार अपना प्रभाव बनाने का प्रयास किया और मौका मिला तब हमने क्षेत्र का विकास भी किया। तो हमारी रेपुटेशन, हमारी साख भी जनसंघ की दृष्टि से, और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसमें हमारी साख भी जमती गई। और आपको बताऊं, सन जैसे मैंने बताया 3 में पहली बार स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का हमारा इस क्षेत्र में एमएलए बना। इसके पहले कांग्रेस के एमएलए बनते हुए आ रहे थे और हमको एक अवसर मिला क्षेत्र में काम करने का। हमने कॉलेज नाना भाई के कार्यकाल में पहली बार सरकारी कॉलेज खोलने का प्रयास किया, तो खरवाड़ा में सरकारी कॉलेज खोला। हमने यहाँ तहसील इस शब्द में बनाई और वसुंधरा जी को जाके, और मैं आपको बताऊं उसमें भी पंचायतें कम पड़ती थी, तो अपने विधानसभा क्षेत्र की सेमारी पंचायत है उनको इस तहसील में मिला के किया। वहाँ के लोग भी नाराज़, हम खरवाड़ा तहसील में क्यों आवे, तो उनको हमने आश्वासन दिया, विश्वास में लिया कि तहसील बनने के बाद पुनः मौका मिलते ही तुमको वापस उधर भेज देंगे। इस तरह से अपन ने किया। इसके बाद पंचायत समिति का जहाँ तक सवाल है, पंचायत समिति कोई वो नहीं, अधिसूचना जारी हुई नया गाँव की, परंतु हम सब ने जोर लगाया, उसमें कांग्रेस ने भी सहयोग दिया और हमने पंचायत समिति कांग्रेस के राज में ही खुलवा दी। परंतु राजनीतिक हथकंडों को अपना के इसको कोर्ट में ले जाके स्टे हो गया और वो पंचायत समिति रुक गई। हमारा सौभाग्य रहा कि इधर तो नाना लाल जी का एमएलए बनना और उधर कुछ समय के लिए गुलाब जी कटारिया का पंचायत राज मंत्री बनना। तो संबंधों के आधार पर उसका उपयोग किया और उन्होंने कहा कि सुंदर जी, अब चक्कर ये है कि आपकी पंचायत समिति का स्टे लगा हुआ है, तो हम स्टे पे कोर्ट का मामला है, तो हम पंचायत समिति बना नहीं सकते। तो मैंने भी उन्होंने कहा, उनके भी ध्यान में आ गया कि अगर जो पहले अधिसूचना जारी की थी नया गांव की, उस अधिसूचना को विड्रॉल कर ली जाती है तो नई पंचायत समिति बन सकती है। और हमने भी हमारा प्रभाव का उपयोग किया और गुलाब जी थे तो उन्होंने आदेश दिया और कोर्ट में जो मामला चल रहा था उस ऑर्डर को विड्रॉल किया, तो कोर्ट में मामला स्वतः समाप्त हो गया और इन्होंने पंचायत समिति की घोषणा कर दी और आज पंचायत समिति है। तो पंचायत समिति, तहसील, एसडीओ, और हमने इसके साथ साथ खोली ही नहीं, इसके साथ साथ बजट का प्रावधान भी करवाया और उसी कार्यकाल में तहसील भवन, पंचायत समिति भवन, ये सारा मतलब बन गया। एक ही कार्यकाल में इतने मतलब हमारा लगातार संपर्क और जागृत रहने से। अभी बीच में मैं आपको बताऊं, सुशील जी खटारा
अपने डूंगरपुर के रहने वाले हैं, जलदाय विभाग के राज्य मंत्री बने। हमारा उनके पिताजी से संपर्क था, हमारे साथ छोटे से बड़ा हुआ, हमारा बड़ा सम्मान करता है। यूँ ही इधर से निकलते तो मिलने आ जाया करते थे। हमने निवेदन किया, खरवाड़ा में स्वागत किया, सम्मान किया। हमने निवेदन किया आप जलदाय विभाग के हो और हमारा जलदाय का ये 2 काम है। आप मानोगे नहीं, उन्होंने 7.5 करोड़ अपने खरवाड़ा क्षेत्र के लिए, क्योंकि वो बड़ा उसमें बाड़ी और आसपास का एरिया लिया, और 3.5 करोड़ रुपया रिसर्वे के लिए स्वीकृत करवाया। और आपने देखा होगा ये अभी खड्डे वड्डे में जो नल का काम हुआ जाते जाते अभी वो सारा सुशील जी कटारा के माध्यम से और हमारे प्रयास के माध्यम से रखा में ये सारा और खरवाड़ा ये सारा हुआ है। बहुत बहुत आपका कार्यकाल और आपके विकास कार्य एक आज के नेताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और नेताओं को भी आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से विकास कार्यों को इस क्षेत्र में। जैसे आपने शमशान घाट का बताया, हमारे जनजाति मंत्री कनक जी कटारा थे, गुलाब जी से कहलवा के 35 लाख रुपया उन्होंने डैम का स्वीकृत किया। इसके बाद नंदलाल जी मीणा बन गए, मेरे व्यक्तिगत उनसे काफ़ी संबंध थे, उनको कहा तो 35 लाख रुपया उन्होंने और दे दिया। तो जो अपने शमशान घाट का एनीकट बना हुआ 70 लाख का बना है। और इसके बाद भारत विकास परिषद के माध्यम से हमने MLA कोटे का पैसा दिलवाया, MP कोटे का फंड दिलवाया। इसके बाद गुरु गोलवलकर की स्कीम में मैं उप प्रमुख था, उसके नाते वो फंड जिला परिषद चलाया और वो यहाँ दिलवाया। तो कम से कम अपना ये शमशान घाट करीब 2 करोड़ के आसपास ज़मीन समेत वहाँ अभी बना हुआ है। सर, जैसा कि आप राजनीति में जितने सक्रिय रहे हैं, ये प्रश्न मेरा थोड़ा राजनीति से हटके है, आपके व्यक्तिगत जीवन से है कि आप थोड़ा राजनीति में जितने सक्रिय रहे उतना ही आप धर्म में भी सक्रिय रहे हैं। तो एक राजनेता और एक राजनेता को धर्म का पालन करना में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपने राजनीति और धर्म दोनों को साथ में सामंजस्य कैसे बनाया और आप दोनों को साथ में लेकर कैसे चलते थे, और इसमें आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ऐसा है कि संपर्क मेरा लगातार लोगों से रहा। रिसदे समाज का भी मेरे को बहुत आशीर्वाद और प्रेम मिला। 2 टर्म मैं समाज का अध्यक्ष भी यहाँ रहा। इसके बाद हमारा नचिनपुरा समाज का 36 गाँव का एक संगठन बना हुआ है, महासभा दिगंबर जैन दशा नचिनपुरा समाज की। उसमें भी मैं 2 बार भूमिका मेरे को निभाने का अवसर मिला। एक बार तो मैं उपाध्यक्ष रहा 1 टर्म, और एक बार महामंत्री के नाते मेरे को काम करने का अवसर मिला। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और थोड़ी बहुत राजनीति आ जाती है तो उसको हमको समाज में बैलेंस करने का, क्योंकि उसमें सभी विचारों के लोग रहते हैं, तो हमको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और वहाँ राजनीति का ज़्यादा कुछ ऐसा मौका है तो हमको उससे हटके भी थोड़ा काम करना पड़ता है। और मैंने बखूबी समाज में राजनीति घुसने की, महासभा में राजनीतिक डालने का प्रयास नहीं किया, तो उसमें भी हम लगातार सफल रहे। इसके बाद सौभाग्य रहा हमारा कि समय समय पे गुरुजनों का, संत साधुओं का संपर्क हमको मिलता रहा, तो उससे हमको आगमन, तो उनके काम भी किए। तो हमने लगातार प्रयास किया कि समाज का काम समाज की दृष्टि से करो, राजनीति का काम राजनीतिक दृष्टि से करो। और उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम ऐसी कभी इसलिए आई नहीं कि मैंने पूरा बैलेंस बना के चला। और साधुओं का संस्कार के रात्रि भोजन, उनके कारण से ही मैं रात्रि भोजन नहीं करता। लहसुन प्याज का जो मामला है वो भी, और राजनीति में भी आपको मैं बताऊं, मैं जनरल मेरे कार्यकर्ताओं को सबको मालूम है कि रात्रि भोजन नहीं करते हैं। तो जब भी रात होने का अवसर आता है तो कोई न कोई कार्यकर्ता भोजन की व्यवस्था वहाँ मेरे को, और ये सुविधा है कि भोजन की व्यवस्था और दूसरों को बाद में होती है, मेरी पहली अलग से व्यवस्था हो जाती है। इसके बाद अपना यहाँ ऋषभदेव में गुरुकुल ट्रस्ट है, उसका ट्रस्टी के रूप में भी
मुझे काम करने का अवसर मिला और उसका मैं महामंत्री भी रहा। अखिल भारतीय स्तर पे ये ट्रस्ट है और कम से कम मैं रखा दे के 2-3 मेंबर ही हैं, तो इसे सब बाहर के हैं। अभी यहाँ निर्माण कार्य अपने समाज के सहयोग से निर्माण कार्य चल रहा है। कम से कम 2 करोड़ का काम गुरुकुल में करवाया और अभी निर्माण कार्य और गुरुकुल में चल रहा है। तो समाज का बैलेंस बना के चलो तो बहुत विवाद राजनीति में और इसमें आता नहीं है, पर अगर तुम समाज में धर्म में राजनीति डालने जाओगे तो चलेगा नहीं। और धर्म में राजनीति में धर्म का उपयोग करो तो बढ़िया है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, सीपी जोशी हमारे चित्तौड़ के सांसद हैं। वो संत जैन संतों के साथ में आए, उनका कोई समाज में प्रतिबंध नहीं है, परंतु वो रात्रि भोजन नहीं करते, कंदमूल नहीं खाते। तो ये संस्कार संतों के संपर्क में आते हैं और जैसे गुलाब जी कटारिया संतों के संपर्क में आते हैं। हर कार्यक्रम में जाना आना, श्वेतांबर साधु या दिगंबर साधु वो आते जाते हैं, तो संस्कार पढ़ते हैं। तो आज उनको इतनी राजनीति में इतने वर्ष हो गए और इतने बड़े पद पे रहे, उन पे कोई भ्रष्टाचार का एक पाई का कोई आरोप नहीं लगा सकता। मेरे लिए भी खुद का कहने के लिए ठीक नहीं है, परंतु साधु संतों की मेहरबानी से आज मेरे पे भी कोई इस तरह का दाग या मेरे से विरोधी कोई भी हो, इस तरह का आरोप भ्रष्टाचार का कोई मेरे पे आज दिन तक तो न लगाने की किसने हिम्मत की है और न वो कोई लगा पाता है। राजनीति में आप बड़े बेदाग छवि के रूप में, एक बेदाग छवि नेता के रूप में आपने काम किया है और आपकी बातों से और आपके विकास कार्यों से लोगों को ज़रूर फिर से एक बार मालूम होगा कि आपके इतने विकास कार्य क्षेत्र में अभी भी मौजूद हैं। सर, जैसा कि आप बीते 57 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, तो आज के युवा नेताओं को अगर आप कोई संदेश देना चाहें, और साथ ही हम कोरोना जैसी महामारी से भी लड़ रहे हैं, तो इसके लिए भी अगर आप लोगों को कोई संदेश देना चाहें और नेताओं को इसमें कार्य करने के रूप में कोई संदेश देना चाहें। इस अवसर पर मेरे युवा साथियों से यही निवेदन है कि लगातार काम करते रहो, मौका आपको ज़रूर मिल जाएगा। और कई बार काम करते हुए मौका नहीं भी मिलता, ये भाग्य का खेल है। भाग्य में लिखा होगा तो ज़रूर मौका मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मैं जैसा मैंने बताया इतने वर्ष हो गए, छोटा मोटा तो मौका मिल गया। 70 वर्ष की उम्र में जाके मैं जिला अध्यक्ष बना। इसके बाद 73 साल की उम्र के बाद उप जिला प्रमुख बना और काम सबसे सीनियर कार्यकर्ता की दृष्टि से मैं था। गुलाब जी कटारिया भी मेरे बाद के कार्यकर्ता रहे हैं और उनका भी भाग्य देखो, मैं आपको बताऊं, इमरजेंसी के बाद वो आए और मौका मिला, काम किया, करते करते स्वच्छ सभी के थे, मेहनत बहुत की, मोटरसाइकिलों से घूमे, आज इतने बड़े पद पे वो पहुंच गए। आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश महामंत्री रहे, मंत्री रहे। आज राजस्थान में सबसे सीनियर कोई एमएलए है तो गुलाब जी कटारिया है, अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो ये भाग्य में मिलता है और काम करोगे तो मिल जाएगा। तो मेरा युवा साथियों से है कि काम करते रहो, मौका मिलता रहेगा। और उसमें थोड़ा आजकल क्या है कि नवयुवकों को राजनीति में आया या किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, तुरंत चाहते हैं कि मेरा नाम ये सारा हो जाए, तो उसका मोह उनको छोड़ना पड़ेगा। और काम करते रहेंगे तो बाकायदा उनको इज्जत सम्मान सारा मिलता रहेगा। तो मैं युवा साथियों से कहता रहा हूँ कि काम करो फील्ड में और जनता की सेवा करो, मौका अपने आप आपको मिल जाएगा। कोविड इस महामारी के मामले में मैं आपको बताऊँ कि जब भी मौका मिला हमने लोगों को प्रेरित किया और हमारा जैसे संगठन की दृष्टि से आदेश मिला कि पीएम फंड में जो राशि पहुंचानी है, हमने बैठे बैठे ही फ़ोन के माध्यम से सबको प्रेरित किया और वो राशि महामारी के लिए एमपी फंड में भी और राज्य में मुख्यमंत्री फंड में भी पहुंचाने का काम किया। हमने हमारे विधायक नानालाल जी आर्य को भी कहा कि
आप भी थोड़ा, तो उन्होंने भी करीब गांव में जाकर सरकार के द्वारा तो किट वितरण किए जा रहे थे, और आसपास की पंचायतों में नाना लाल जी आर्य ने भी किट करीब 1.5 लाख के किट वितरण किए। इसके बाद हमारे खिरवाड़ा में हमने कुछ व्यापारियों को प्रेरित किया, उन्होंने समूह बना के कलेक्शन किया और वहाँ खिरवाड़ा की उधर की पंचायत के वहाँ उन्होंने किट वितरण का सारा काम किया, और लगातार हम कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहे, और जिस काम में जो हमारा कार्यकर्ता था हमने उनको प्रेरित किया कि आप इस महामारी में जो गरीब से गरीब कोई भूखे नहीं रहे। राज्य सरकार का भी संदेश था और केंद्र का भी संदेश था, तो हमने कहा कि कोई ऐसी स्थिति आवे तो आप हमसे संपर्क करें, और उन्होंने अपने लेवल पे भी वहाँ सारी व्यवस्था करने का, सहयोग देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी ये भावना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ये हज़ारों नेताओं को प्रभावित करेगी और आपके विकास कार्यों के लिए ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे मेरे साथ पूर्व उप जिला प्रमुख और खैरवाड़ा विधानसभा के दिग्गज नेता श्री सुंदर लाल धड़ाम, और इनसे हमने इनके राजनीतिक जीवन और ऋषभदेव के विकास कार्यों के बारे में जाना। अभी के लिए इतना ही। आगे भी ऐसे विशेष लोगों से मिलने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय जिनेन्द्र।